आज हम एक नया विषय करेंगे और वो है डाइलेक्ट्रिक्स। तो आप जानते हैं डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम लोग उनके इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की प्रॉपर्टी के आधार पर तीन भाग में बांटते हैं: कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो जो कंडक्ट बहुत कम करते हैं, नहीं करते हैं, वो इंसुलेटर की श्रेणी में आते हैं, और कंडक्टर्स जो कि अच्छी तरह से कंडक्ट करते हैं, और सेमीकंडक्टर बीच वाले। जो इंसुलेटर्स हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक्स कह रहे हैं, और फ़र्क कुछ खास है नहीं जहाँ तक हमें मालूम है। इंसुलेटर्स केवल मेरा फोकस किस प्रॉपर्टी पे है उसके आधार पे कभी हम उसको इंसुलेटर कहते हैं, कभी उनको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो हम जैसे इस चैप्टर के अंदर बढ़ते हैं उसका क्लियर होगा कि हम उसको डाइलेक्ट्रिक्स कब कहते हैं, इंसुलेटर्स कब कहते हैं। नॉर्मली फ़र्क क्या है कंडक्टर में? कंडक्टर की चर्चा हम लोगों ने काफ़ी की है, कंडक्टर्स की चर्चा हम लोगों ने काफ़ी की है। कंडक्टर्स हैं और इधर डाइलेक्ट्रिक्स हैं, और इसका बेसिक जो फ़र्क है, क्यों कोई कंडक्टर कंडक्टर है, क्यों कोई मेटल कंडक्टर है, तो बेसिक जो है वो है कि इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं हम? फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं कि जो मटेरियल है, जो भी तार है, डिस्क है, रॉड है, उसमें ढेरों के ढेरों मॉलिक्यूल्स हैं। 10 पे पावर 23 के ऑर्डर में, कितना बड़ा आपका पीस है उसके अनुसार। तो ढेरों के ढेरों जो वो मॉलिक्यूल्स हैं और ढेरों के ढेरों जो एटम्स हैं, उनमें ढेरों के ढेरों इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन अपने अपने न्यूक्लियस के साथ बाउंड है कि नहीं है, वो डिसाइड करता है कि वो कंडक्टर की श्रेणी में जा रहा है या इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक की श्रेणी में जा रहा है। सेमीकंडक्टर बहुत अलग सी चीज़ है, उसका पूरा फिजिक्स ही अलग है। तो अगर ऐसा है कि एक मॉलिक्यूल, एक एटम के अंदर में या एक मॉलिक्यूल के अंदर में, या जो भी उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें, एक यूनिट के अंदर में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सबका कोई ना कोई पेरेंट एटम है, या अगर बॉन्डिंग में है तो इसके और इसके बीच में उसकी शेयरिंग है। लेकिन वो पक्का है कि वो उस एटम के साथ या एटम्स के साथ में वो बाउंड है, वो बंधा हुआ है, वो उसको छोड़ करके कहीं जा नहीं सकता है। तो अगर ऐसे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं हम अक्सर उसको, तो वो जब श्रेणी आती है जिसमें कि सभी इलेक्ट्रॉन्स, सभी मतलब स्टैटिस्टिक्स है, इक्का दुक्का की बात अलग है। टेम्परेचर के कारण से किसी की एनर्जी ज़्यादा हो गई, किसी की कम हो गई, तो किसी ने अपने एटम को छोड़ दिया, वो अलग बात है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं कह सकता हूँ ये किस वाले एटम का इलेक्ट्रॉन है, या किस वाले एटम्स के बीच में इसकी शेयरिंग हो रही है। तो ऐसा अगर उसका एड्रेस फिक्स्ड है हर इलेक्ट्रॉन का, तब फिर उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक की श्रेणी में लाते हैं। उसमें फ्री नहीं है इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बाउंड हैं। और जो कंडक्टर्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, उसके अंदर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स तो बाउंड होते हैं अपने अपने एटम्स के साथ में, लेकिन हर एटम एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन आज़ाद कर देता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम के नहीं हैं, वो या एक एटम के आसपास के एक समूह के नहीं हैं, वो पूरे उस कंडक्टर के ब्लॉक में कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। किसी भी एटम के ऊपर से हॉप करके कहीं और जा सकते हैं, वहाँ से हॉप करके कहीं और जा सकते हैं, वहाँ से हॉप करके कहीं और जा सकते हैं। तो उनको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, कि वो उनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है कि वो इस वाले जगह के हैं, वो यहाँ के हैं, ऐसा नहीं है। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और कंडक्टर्स में बहुतायत में होते हैं, क्योंकि हर एटम एक इलेक्ट्रॉन अगर दे दे, और 10 पे पावर 23 के ऑर्डर के आपके टोटल एटम्स हैं वहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन कि कितना बड़ा वो पीस आप ले रहे हैं,
तो उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो उसको हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं, क्योंकि वही कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को वही कंडक्ट करता है। बैटरी लगाओगे तो, या अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज रख दिया है तो यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वही रीडिस्ट्रीब्यूट होकर के सरफेस पे जाते हैं, ये वो करते हैं, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनाते हैं एंड सो ऑन। और ये जो कैटेगरी है डाइलेक्ट्रिक्स की, इसके अंदर में उस प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, और उस प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने के कारण से इसमें कंडक्शन भी मामूली होता है या नहीं होता है। और हम जिसकी बात इस चैप्टर में करेंगे वो कंडक्शन की बात नहीं करके और एक दूसरी बात हम करेंगे, जिसके लिए कि इसका नाम अलग किया गया है, इंसुलेटर की जगह डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं उसको, और उसका नाम है, वो जो फिनोमेना है जो इस तरह के इसमें होता है, इंसुलेटर्स में होता है, और जिसके कारण से उसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, उस फिनोमेना को कहते हैं हम पोलराइजेशन। अगर आपको याद हो तो ऑप्टिक्स के अंदर में आपने पोलराइजेशन पढ़ा होगा। जो लाइट होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा अगर एक लाइन के अलॉन्ग फिक्स्ड है तो उसको हम लोग पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। रैंडमली अगर वो घूम फिर सकता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बदल सकती है, तो उसको हम लोग अनपोलराइज्ड करते हैं। उस पोलराइजेशन से अभी जो मैं पोलराइजेशन लिख रहा हूँ उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। क्या? अब देखिए, जो हमारे एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे वो मटेरियल बना है, तो उनमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज न्यूट्रल होते हैं। साधारणतः सभी एटम्स जो अपने आप में, हर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, हर मॉलिक्यूल अपने आप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। या अगर आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक यूनिट लेते हैं, छोटा यूनिट लेते हैं, तो नॉर्मली वो अपने आप में न्यूट्रल होता है। तो इसलिए टोटल चार्ज जो है वो ज़ीरो है। लेकिन कई बार ये जो टोटल चार्ज ज़ीरो है वो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, और मिलकर के ज़ीरो होते हैं। तो ये दोनों जो हैं वो इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि टोटल चार्ज ज़ीरो होने के बाद भी एक उनका डाइपोल मोमेंट होता है। आप जानते हैं अगर माइनस क्यू प्लस क्यू दो चार्जेस हैं तो टोटल चार्ज तो ज़ीरो है, लेकिन अगर वो सेपरेटेड हैं तो उनका डाइपोल मोमेंट है Q इंटू डी, और वेक्टर है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमारे कन्वेंशन में, तो उनका एक डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये जो हमारे एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी यूनिट है, न्यूट्रल तो है लेकिन उसमें डाइपोल मोमेंट हो सकता है। जैसे पानी का मॉलिक्यूल है, आप जानते हैं पानी का मॉलिक्यूल, उसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऐसा करके चित्र बनाते हैं हम लोग। तो 8 प्रोटॉन्स यहाँ हैं, एक प्रोटॉन यहाँ है, एक प्रोटॉन यहाँ है, उसकी तो जगह फिक्स्ड है। ये 8 प्रोटॉन्स का न्यूक्लियस यहाँ है, एक प्रोटॉन का न्यूक्लियस यहाँ है, एक प्रोटॉन का न्यूक्लियस यहाँ है, न्यूट्रॉन अपनी जगह पर 8 के साथ में है। तो ये तो पॉजिटिव चार्जेस तो फिक्स्ड हैं, लेकिन जो नेगेटिव चार्जेस हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 8 इलेक्ट्रॉन अब यहाँ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर ये अकेला हाइड्रोजन का एटम होता तब हाँ, अगर अकेला हाइड्रोजन का एटम होता तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता। लेकिन पानी के मॉलिक्यूल के अंदर में अगर ये हाइड्रोजन एटम है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यहाँ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसी तरह ये 8 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी कुल मिला करके सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो कुल मिला करके जो चार्जेस हैं वो थोड़ा अलग की तरफ हो जाते हैं, प्लस अलग माइनस अलग शिफ्ट हो जाते हैं, और वो शिफ्ट होकर के उनका एक डाइपोल मोमेंट बन जाता है, एक डाइपोल मोमेंट बन जाता है। तो ऐसा भी होता है, और ऐसा भी होता है कि डाइपोल मोमेंट नहीं बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन इधर है, ऑक्सीजन इधर है, ऑक्सीजन इधर है, यहाँ भी शिफ्टिंग विफ्टिंग हो रही है, लेकिन फिर इधर का डाइपोल मोमेंट, इधर का डाइपोल मोमेंट मिलकर के टोटल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज़ीरो भी है, हो सकता है। तो ये जो है, अगर ये डाइपोल मोमेंट इनका ज़ीरो हो जाए, न्यूट्रल तो है, टोटल चार्ज तो एटम के ऊपर ज़ीरो है, लेकिन डाइपोल मोमेंट भी अगर ज़ीरो हो जाए तो उसको कहा जाता है नॉन
पोलर मॉलिक्यूल। और ऐसा सब्सटेंस जो बनता है इस तरह के एटम्स के द्वारा, इस तरह के मॉलिक्यूल्स के द्वारा, उसको फिर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहेंगे हम, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। और अगर वो पानी वैरायटी का है जिसमें कि एक परमानेंट डायपोल मोमेंट, हर एक एटम के पास में एक डायपोल मोमेंट है, तो उसको हम लोग कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल, डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। और इस तरह का जो, तो इसको कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। मैं मॉलिक्यूल जनरल वर्ड कह रहा हूं, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या कोई एक यूनिट भी हो सकता है क्रिस्टल का। तो ये पोलर मॉलिक्यूल और इस तरह का जो मटेरियल है वो पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाता है। अमूमन अगर हमारे पास में कोई मटेरियल है तो वो अगर नॉन पोलर है तब तो डायपोल मोमेंट हर एक मॉलिक्यूल का 0 है। तो कहीं भी आप कोई वॉल्यूम चूज़ करोगे इसके अंदर में, तो उसमें जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन सब का भी मिल करके डायपोल मोमेंट 0 ही होगा। तो कहीं पर भी आप एक ग्रुप ऑफ एटम्स अगर लेते हैं, 10,000 एटम्स का एक ग्रुप लेते हैं, 20,000 एटम्स का एक ग्रुप लेते हैं, 1,00,000 एटम्स का एक ग्रुप लेते हैं, तो डायपोल मोमेंट उसका 0 है। लेकिन पोलर अगर है तो हर एक मॉलिक्यूल के अंदर में अगर डायपोल मोमेंट है तो भी सामान्य स्थिति में जब हमने कुछ आइसोलेटेड जस्ट रखा हुआ है, तो वो जो हर एक मॉलिक्यूल है उनका भी जो ओरिएंटेशन है, वो ओरिएंटेशन एक दूसरे से रैंडमली अलग होता है। अमूमन तो एक का अगर इधर डायपोल मोमेंट है तो एक का इधर है, एक का इधर है, एक का इधर है, एक का इधर है, ऐसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो अगर हमने एक वॉल्यूम लिया जिसमें कि मान लो 15,000 मॉलिक्यूल्स हैं और 15,000 ने अगर इधर उधर 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 अपना रैंडमली ओरिएंटेशन किया हुआ है, तो उस वॉल्यूम के अंदर का टोटल डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। यद्यपि हर एक मॉलिक्यूल के पास में डायपोल मोमेंट है, लेकिन उस जो हमने वॉल्यूम चूज़ किया जिसमें 20,000 मॉलिक्यूल, और 20,000 मॉलिक्यूल होते ही कितने हैं, अगर आप उसको सेंटीमीटर क्यूब में सोचोगे तो 20,000 होते ही कितने हैं, एवोगैड्रो नंबर के ऑर्डर में जाते हैं। अगर आप मॉलिक्यूल का जितना है मॉलिकुलर मास उतने ग्राम ले लीजिए तो 6 × 10⁻23। तो अगर हमने 0.1 ग्राम या मिलीग्राम भी लिया तो उसके अंदर में बहुत लाखों आइटम आने वाले हैं। तो अगर हमने इतना छोटा सा भी वॉल्यूम लिया है तो भी उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, रैंडमली ओरिएंटेड हैं, इसलिए उसमें भी टोटल जो डायपोल मोमेंट है इन ईच वॉल्यूम एलिमेंट, छोटा छोटा भी वॉल्यूम एलिमेंट लें तो दोनों के लिए, बोथ फॉर पोलर एंड नॉन पोलर, हाँ, ऐसा वॉल्यूम लेने की कोशिश कीजिएगा जिसमें कि हमारा जस्ट एक एटम इनक्लोज हो रहा है, उतना ही छोटा सा वॉल्यूम लेंगे। तो हम ये पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसके लिए नहीं कर रहे हैं। शुरू में मैंने बताया था कि ये पूरा जो कोर्स है वो एंगस्ट्रॉम लेवल के ऊपर नहीं है, ये नैनोमीटर के लेवल पर नहीं है, माइक्रोमीटर के लेवल पर है, उसके ऊपर के लेवल पर है। तो एटम बाय एटम ना वॉल्यूम नहीं चूज़ करोगे, उतना छोटे छोटे वॉल्यूम्स नहीं चूज़ करोगे, फिर ये तो जो रूल्स हैं ये रूल्स वहाँ फॉलो नहीं होते। तो ये तो डायपोल मोमेंट हर वॉल्यूम के अंदर में 0 है, कितना भी आप छोटा लीजिए उसमें ये 0 आएगा अमूमन। लेकिन अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दें, तब क्या होगा? अगर हमारा जो मटेरियल है वो मटेरियल है और उसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट द साइट ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स, ये क्या करेंगे? अगर ये पोलर मटेरियल है तो हर एक मॉलिक्यूल का
एक डायपोल मोमेंट है और आपने वहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है, तो इतना टॉर्क लगेगा। अगर डायपोल मोमेंट है, एक डायपोल है -q + q का डायपोल है, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दीजिए, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिए, तो ये इस पर इधर को फोर्स लगाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर इधर को फोर्स लगाएगा और वो टॉर्क बनाएगा और इसको टर्न करके फील्ड के पैरेलल इसको कर देगा। तो अगर ये पोलर मटेरियल है, अगर हर एक मॉलिक्यूल में ये डायपोल मोमेंट है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे ये टॉर्क लगेगा और ये टॉर्क लग करके ये जो इसका डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ घूमेगा। लेकिन ये ऐसा फ्री नहीं है कि घूम जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन बाकी का जो मटेरियल है, उसके जो एटम्स है जो उनको बांध करके रखे हुए हैं, वो हो सकता है कि उसको घूमने नहीं भी दें। तो अब जितना आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे उतना वो ज़्यादा घूमेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पूरा आ जाए, इसके लिए आपको शायद बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाना पड़े। थोड़ा सा फील्ड लगाएंगे तो थोड़ा सा उसका डायरेक्शन उस तरफ को, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ को थोड़ा शिफ्ट होगा। तो जो रैंडम ओरिएंटेशन है उसकी रैंडमनेस में कमी आएगी। अब थोड़ा सा एक प्रेफरेंस मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कि ये मॉलिक्यूल्स के जो डायपोल मोमेंट है उधर की तरफ जाएंगे। कुल मिलाकर के अगर हम फिर से इस डिटो के अंदर में देखें और हर एक डायपोल मोमेंट को थोड़ा भी उसने अगर ओरिएंट किया है, जो पहले इधर था, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो ये अगर P इधर था तो थोड़ा इधर हो गया, P इधर था तो थोड़ा इधर आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, इधर था तो थोड़ा सा वो घुमा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे एक रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दूँ तो यहाँ पे हर छोटे वॉल्यूम के अंदर में एक डायपोल मोमेंट बनेगा। और अगर नॉन पोलर हो तो ये टॉर्क नहीं लगने वाला है। अगर नॉन पोलर है तो उसके पास तो ये P है ही नहीं। नॉन पोलर मटेरियल अगर है तब फिर क्या होगा कि नॉन पोलर में इलेक्ट्रॉन्स तो है वहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई के ऊपर है वहाँ पे, लेकिन पॉजिटिव चार्जेस का जो सेंटर है, नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर है, वो एक ही जगह पड़ने के कारण से डायपोल मोमेंट नहीं बन रहा है। अगर मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज है, मान लो इफेक्टिवली जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको हम एक +q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेंटर यहाँ पर है उसका, इफेक्टिवली उन सबको हम कह सकते हैं कि वो यहाँ है, इस बिंदु पर है। एक मान लो सिंपल केस के अंदर में एक सिंगल क्लाउड है, ये सिंगल क्लाउड है, तो ये सारा यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको आप यहाँ सोच लो, और ये जो सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको आप -q को भी यहीं पर सोच लो, तो डायपोल मोमेंट उसमें नहीं है, नॉन पोलर है ये। लेकिन है, क्लाउड्स तो हैं, क्लाउड अलग है, पॉजिटिव चार्ज अलग है, नेगेटिव चार्ज अलग है, वो एक ही जगह पे पड़ रहे हैं, ओवरलैप ऐसा हो रहा है, नेगेटिव का सेंटर पॉजिटिव का सेंटर एक ही जगह पड़ रहा है, अलग बात है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स भी हैं यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियस के कारण से पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, उनको भी हम एक +q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जितना माइनस है उनको -q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दोनों एक ही जगह फॉल कर जा रहे हैं, तो नॉन पोलर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हमने, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में उसके विपरीत दिशा में जाने की कोशिश करेंगे, फोर्स लगेगा उनके ऊपर। पॉजिटिव चार्जेस पर भी फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्जेस साधारणतः हेवी होते हैं तो उनका थोड़ा कम डिस्प्लेसमेंट, काफ़ी कम डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन जो नेगेटिव चार्जेस है वो तो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ऐसा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो ये नेगेटिव क्लाउड जो है नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और नीचे शिफ्ट होने के कारण से ये -q जो यहाँ पहले था वो अब थोड़ा नीचे आ गया, ये +q अगर यहाँ पर है तो -q यहाँ आ गया, और यहाँ आने से उस मॉलिक्यूल में जो पहले डायपोल मोमेंट नहीं था अब डायपोल मोमेंट बन गया। और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाएंगे उतना ये ज़्यादा नीचे पुल होगा। अभी भी ये बाउंड है,
ये इलेक्ट्रॉन्स इनको छोड़ करके नहीं जा रहा है, अभी भी ये बाउंड है, लेकिन शिफ्ट हो रहा है। तो जितना ज़्यादा शिफ्ट होगा उतना ज़्यादा डायपोल मोमेंट यहाँ पे क्रिएट होगा। और इसलिए आपने अगर जो वॉल्यूम लिया है इसके अंदर में बहुत सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो फिर हर नॉन पोलर मॉलिक्यूल अब पोलर जैसा बिहेव कर रहा है, उसमें डायपोल मोमेंट आ रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड के शिफ्ट होने के कारण से। हर एक का डायपोल मोमेंट बन रहा है और सब एक ही दिशा में बन रहे हैं, सारे डायपोल मोमेंट एक ही दिशा में बन रहा है, क्योंकि यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्लाउड्स को पुल कर रहा है, तो नीचे ही लाएगा, वो ऊपर नहीं ले जाएगा या टेढ़ा मेढ़ा नहीं ले जाएगा। तो ये जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन सबके चूंकि डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है, ऐड हो करके एक फिर से आपको रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इसमें से मिलेगा। तो नॉन पोलर में भी ये पोलर में टॉर्क लगेगा एंड डायपोल मोमेंट अपीयर इन ईच वॉल्यूम एलिमेंट। और यही सेंटेंस जो है, यही सेंटेंस हम इसके लिए भी लिख सकते हैं, यस इसके लिए भी, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप लगाओगे तो पोलर हो या नॉन पोलर हो, दोनों हालत में हर वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर एक डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा। और यहां से हम एक क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं जिसका नाम है पोलराइजेशन। वो क्या कि आप मटेरियल है आपका, उस मटेरियल में आपने एक कोई छोटा वॉल्यूम लिया डी टॉ, ये वॉल्यूम लिया, उस वॉल्यूम के अंदर में टोटल डायपोल मोमेंट कितना है वो आपने नापा। ये सभी मॉलिक्यूल्स मिला करके टोटल डायपोल मोमेंट ऑफ ऑल दी मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल्स कहते हैं तो आप याद रखिएगा, इट कैन बी एटम्स और इट कैन बी ए यूनिट इन क्रिस्टल। डायपोल मोमेंट ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन ए वॉल्यूम एलिमेंट, इसको हम कहेंगे डीपी वेक्टर, छोटा पी वेक्टर, छोटा पी। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम बड़ा पी भी इस्तेमाल करने वाले हैं। छोटा पी वेक्टर हम डायपोल मोमेंट के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं और बड़ा पी अभी हम तुरंत डिफाइन करने वाले हैं। तो वैसे हालत में ये जो क्वांटिटी बनी डीपी वेक्टर डिवाइडेड बाय डी टॉ, यूनिट जो वॉल्यूम लिया है उससे मैंने भाग लगा दिया, एक तरह से पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। तो ये पर यूनिट वॉल्यूम डायपोल मोमेंट क्रिएट हुआ है यहां पे, उसको कहते हैं पोलराइजेशन और उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कैपिटल पी। कैपिटल पी डीपी बाई डी टॉ, जो डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का है वही पोलराइजेशन का डायरेक्शन है। जो मैग्नीट्यूड डीपी बाई डी टॉ का है वही मैग्नीट्यूड इस कैपिटल पी का है। तो इसको कहते हैं पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन की परिभाषा हो गई। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा है तो अमूमन मटेरियल्स में कोई डायपोल मोमेंट नहीं है डी टॉ के अंदर में, तो पोलराइजेशन ज़ीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो पोलराइजेशन प्रोड्यूस हो गया, बन गया, पोलराइजेशन आ गया। तो ये इसका है। अगर आपने बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है तब हो सकता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने न्यूक्लियस से डिटैच भी हो जा सकते हैं और वो आयन बन जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया है वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तब वो कंडक्टर की तरह, थोड़ा थोड़ा कंडक्टर की तरह, कितने निकल गए, कितने एटम्स टूट गए, कितने एटम्स में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा है तो बहुतायत में निकालेगा, एक में निकालेगा तो दूसरे में भी निकालना उसका लाजिमी है, लगभग उतनी संभावना उसमें भी होगी, एक जैसा अगर यूनिफॉर्म मटेरियल है। तो फिर वो जो डाइलेक्ट्रिक है वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। वो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी उसकी खत्म हो गई है। इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। वेरी स्ट्रॉन्ग ई फील्ड, तो उससे बनता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो वो उसकी चर्चा हम ज़्यादा अभी नहीं करने वाले हैं। हम इसी छोटे फील्ड्स में रहेंगे जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड देने से
और ये डायपोल मोमेंट पैदा हो रहा है और एक छोटे वॉल्यूम में जो टोटल डायपोल मोमेंट बन रहा है वहाँ से हम ये डिफाइन करते हैं P। और अगर हमने उतना ही बड़ा वॉल्यूम यहाँ लिया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना यहाँ पे डायपोल मोमेंट बना है उतना ही यहाँ भी डायपोल मोमेंट बने, ज़रूरी नहीं है, होगा अक्सर लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसे भी मटेरियल हो सकते हैं जिसमें कि अलग अलग जगह पे अलग, या इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। मान लीजिए ये एक मटेरियल है, ये एक कोई प्लास्टिक का और ये कोई पीस है और एक छड़ को रगड़ करके हम यहाँ पे ले आए और उसके कारण से यहाँ पे फील्ड है, तो यहाँ फील्ड अलग है, यहाँ फील्ड अलग है, यहाँ फील्ड अलग है, और फील्ड अलग है तो जो डायपोल मोमेंट आ रहा है वो भी अलग है। तो यानी ये जो पोलराइजेशन है इट कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस एंड देयरफॉर दिस इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, ऐसे लिखेंगे हम, इट्स ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो ये एक फील्ड है, ये वेक्टर फील्ड है। ये वेक्टर फील्ड शब्द आपको याद होगा। अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है जो कि स्पेस पॉइंट, अलग अलग स्पेस पॉइंट पर अलग अलग उनके वैल्यूज़ होते हैं, तो उनको हम लोग वेक्टर फील्ड कहते हैं। तो जो पोलराइजेशन है ये भी वेक्टर फील्ड है। तो ये इतनी इनिशियल बातें हम अपने डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में करेंगे। हाँ, तो जब हम उस मटेरियल में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से कितना पोलराइजेशन पैदा हो रहा है इसकी बात करते हैं, तब हम उसको, उसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को देख रहे हैं और उसको हम डाइलेक्ट्रिक कह के पुकारते हैं। और उसी मटेरियल में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो कितना चल पड़े और कितना करंट हो गया, उस प्रॉपर्टी को अगर हम देखते हैं तो वो कंडक्शन बहुत पुअर है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये इंसुलेटर है। तो डिपेंडिंग ऑन कि मेरी नज़र कहाँ है, मेरी नज़र उसमें उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे है, कुछ ना कुछ तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते ही बनते हैं थर्मल वेरिएशंस के कारण से, उसके कारण कुछ कंडक्शन होता है, उसको अगर मैं देख रहा हूँ तो उस समय उसको मैं इंसुलेटर बोलूँगा। और अगर ये जो पोलराइजेशन हो रहा है, ये जो डायपोल मोमेंट्स आ रहे हैं उनको मैं देख रहा हूँ, तब मैं उनको उस समय डाइलेक्ट्रिक बोलूँगा। तो ये इन दोनों शब्दों का फेर है और ऐसे करके हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। और ये मोटा मोटा उसका मैकेनिज़्म है, वो डायपोल मोमेंट पैदा होने का, पोलराइजेशन पैदा होने का ये मोटा मोटा मैकेनिज़्म है। तो इतनी बात हम लोग ध्यान में रखेंगे।